दोस्तों, अंतरिक्ष में जाना हम सभी के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। जब मैं छोटा था तो मेरी टीचर ने मुझसे पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो। तो यार फर्स्ट क्लास में मेरा सबसे पहला जवाब यही था कि मैं बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। और मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि बचपन में हम सभी लोग कभी न कभी अंतरिक्ष से फैंटेसाइज होने के बाद एस्ट्रोनॉट बनने के सपने जरूर देखे होंगे। लेकिन अफसोस, जब हमें उसकी पढ़ाई में लगने वाले खर्चे का पता चला तो हम सभी मिडिल क्लास वालों को अपने सपने मारने पड़ते हैं। खैर, ये दुख दर्द तो हम कभी किसी और दिन बताएंगे, लेकिन जरा सोच कर देखो, जो लोग इतना पढ़ लिख कर सालों की प्रैक्टिस करने के बाद कहीं जीवन में एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, उनका संघर्ष किस लेवल का होता है। और कई लोग तो फिर भी ऐसे होते होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई लिखाई उसके खर्चे और जीरो ग्रेविटी सिमुलेटर में निकाल दी, लेकिन कभी उन्हें असली अंतरिक्ष में जाने का मौका ही नहीं मिला। पर क्या हो अगर आप उस भयानक अंतरिक्ष में असहाय और बिना किसी मदद के 1 साल के लिए फंस जाए, तो वो भी एक ऐसी मनोदशा के साथ जिसमें कोई सर्टेनिटी ना हो कि आपको कभी धरती पर वापस लाए भी जाएंगे या नहीं। उस वक्त इंसान की लाचारगी किस हद तक हो सकती है, इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज के इस वीडियो में हम जिस कहानी से आपको रूबरू कराने वाले हैं, आप उस कहानी में उसी लाचारी और दयनीयता को महसूस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक काबिल एस्ट्रोनॉट की उस दुख भरी दास्तां को जिसको खुद उसके देश वालों ने अंतरिक्ष में मरने के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, ये कहानी है सर्गी क्रिकालेव की, जिनका जन्म सन 1958 में लेनिनग्राड यानी कि आज के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। सर्गी जब 12 साल की खेलने कूदने वाले उम्र में थे, तभी उनका दिमाग अंतरिक्ष ने अपनी ओर बड़ी तेजी से आकर्षित किया, जिस वजह से उन्होंने होश संभालते ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो बड़े होकर वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही बनेंगे। और बस अंतरिक्ष में एक बार घूमने के अपने इसी सपने की वजह से वो पूरी लगन से पढ़ाई लिखाई में जुट गए। साल 1981 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने 2 साल के अंदर ही सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। और व्यवहार कुशलता और अपनी लगन के दम पर सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग कोर्स के बाद ही उन्हें MIR स्पेस स्टेशन जाने के लिए नियुक्त कर दिया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही MIR भी पहले के जमाने में एक अच्छा खासा स्पेस स्टेशन हुआ करता था, जो धरती से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर की और ISS की तरह ही धरती के चक्कर काटा करता था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोवियत संघ के अंडर आने वाले यह MIR स्पेस स्टेशन सन 1986 में ही स्पेस में इंस्टॉल कर दिया गया था। और सोच कर देखिए कि ISS के बनने के भी इतने साल पहले से यह वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था। अब इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रशियन एस्ट्रोनॉट्स और सोवियत संघ के स्पेस मिशंस भी नासा के कंपैरिजन में कुछ कम नहीं हुआ करते थे। और एक 4 साल की ट्रेनिंग करने वाले एस्ट्रोनॉट को इतने बड़े मिशन पर भेजना सर्गी के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट थी। अब देखते ही देखते साल 1988 आ गया, जब सर्गी को अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा में जाना था। और कुछ हफ्ते अंतरिक्ष में बिताने के बाद जब सर्गी वापस लौटे तो सोवियत यूनियन भी उनके काम से इतना इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ सर्गी का प्रमोशन कर दिया, बल्कि उन्हें 3 साल बाद ही वापस से स्पेस स्टेशन में जाने के लिए अपॉइंट कर दिया। सर्गी को बताया गया कि उनकी अगली यात्रा शुरू होगी मई 1991 में। और सर्गी भी इस बात से खुश है कि वह अब अपने करियर में बेशुमार तरक्की करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच वो शुरू हुआ जिसकी ना तो किसी ने उम्मीद करी थी और ना ही किसी ने इसकी ख्वाहिश करी होगी। दिसंबर 1990 से धीरे धीरे सोवियत यूनियन के कुछ हिस्सों में तनाव का माहौल शुरू होने लगा, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव अर्थव्यवस्था और जनता को लेकर कुछ ऐसे फैसले ले रहे थे जो आम नागरिकों में सभी को नामंजूर था। हालांकि फरवरी 1991 आते आते वापस से क्रांति की वह हवा थोड़ी कम होने लगी, जिसके बाद सभी को लगने लगा कि शायद सब कुछ सही हो गया है। और इसी चलते सर्गी भी अंतरिक्ष में जाने की अपनी तैयारियों में वापस से जुट गए थे। 2 महीने बाद अप्रैल 1991 में एक बार फिर से जन सैलाब सड़कों पर उमड़ने लगा, जिसके बाद सर्गी की बीवी ने उनसे उनकी अंतरिक्ष यात्रा को टालने की दरख्वास्त की। लेकिन सर्गी का ऐसा मानना था कि उनके लिए उनका देश उनसे भी पहले आता है, और इसीलिए उन्होंने अपने कर्तव्य को अपने परिवार से ऊपर रखा। और मई 1991 में अंततः धरती को छोड़कर वो 5 महीने के निर्धारित समय के लिए मीर स्पेस स्टेशन में चले गए। अब दोस्तों, यहाँ मई
मई में धरती से जाने के बाद सर्गी जहां अपने काम में व्यस्त हो गए, तो वहीं जनता के दंगे को विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी की हवा मिल गई, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर हो गए। अब इस जनता के प्रकोप को तो देश संभाल ही रहा था, तो इसी का फायदा उठाकर कम्युनिस्ट पार्टी ने विपक्ष के तौर पर तख्ता पलट करने की एक बड़ी कोशिश की, जो वैसे तो विफल रही, लेकिन इस कोशिश ने गोर्बाचोव के शासन को एक ऐसी चोट दी जो शायद आगे उनके लिए सबसे घातक साबित हुई। अब जब सरकार के पास किसी भी स्थिति से उभरने का समय नहीं रहा, तब जाकर उन्हें याद आया कि उनके एक अंतरिक्ष यात्री की तो वापस लौटने की डेट आ रही है, जिसके बाद उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते सर्गी को कोई निर्धारित ड्यू डेट देने के बजाय सीधे ये मैसेज ट्रांसमिट कर दिया कि सरकार द्वारा अगला आदेश आने तक उन्हें अंतरिक्ष में ही रहना पड़ेगा। अब सर्गी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें अचानक से यह आदेश क्यों दिया गया। जरा सोचिए, अंतरिक्ष जैसी जगह जहां बिना तैयारी के एक दिन भी गुजारना मौत के मुंह में जाने से कम नहीं होता, वहां पर अगर किसी को इस तरह का आदेश दे दिया जाए तो उसका क्या ही होगा। लेकिन इतने खतरनाक आदेश के बावजूद सर्गी ने कोई बहसबाजी नहीं की और अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति के तहत अगले आदेश तक वहीं ड्यूटी करने का फैसला किया। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अंतरिक्ष में काफी लंबा समय बिताना किसी इंसानी शरीर के लिए आसान नहीं है, और फिर क्रिकालेव तो इतने लंबे समय की तैयारी के साथ गए भी नहीं थे, जिस वजह से न सिर्फ उनके रिसोर्सेज और सप्लाई उनकी जरूरतों के हिसाब से कम होने लगे, बल्कि उनका मोराल भी दिन ब दिन डाउन होता चला गया। अंतरिक्ष में सिर्फ 3 महीने बिना संसाधनों के बिताने से रेडिएशन का शिकार होने के असीमित चांसेस होते हैं, और सूरज से आने वाली वो खतरनाक रेडिएशन इतनी जानलेवा होती है कि इससे कैंसर, टीबी और ट्यूमर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर हो कि वह इन सभी बीमारियों से लड़ ले, तब भी यहाँ पर आप इन सब चीजों से नहीं बच सकते, क्योंकि यह रेडिएशन आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत ही रैपिडली अफेक्ट करती है, जिससे आप छोटी से छोटी बीमारी के बहुत ही जल्द शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष के हालातों में गुरुत्वाकर्षण बल की कमी से मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत में कमी के साथ साथ आइसोलेशन में रहने की वजह से मानसिक समस्याएं भी हो सकती है। हफ्ते में एक बार तो कम से कम क्रिकालेव का कांटेक्ट किया ही जाता था, लेकिन उनसे कभी भी धरती पर चल रहे हालातों के बारे में जिक्र नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी एलिना तेरिखीना तो सोवियत स्पेस प्रोग्राम में एक रेडियो ऑपरेटर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उनके देश पर पड़ रहे आर्थिक और राजनीतिक संकट के बारे में सर्गी को कुछ नहीं बताया। अब सब तो उन्हें एक आदर्श बीवी के नाते ये डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि एलिना ने यह सोचकर अपने पति को कुछ नहीं बताया ताकि उन्हें किसी तरह की टेंशन ना हो, लेकिन सही मायनों में तो इंटरनल सोर्सेज ने बाद में ये डिस्क्लोज किया कि उन्हें किसी भी हालत में यूएसएसआर के बारे में कुछ भी बताने की इजाजत नहीं थी। खैर, वजह चाहे जो भी हो, पर अज्ञानता के बादल धीरे धीरे सर्गी को कमजोर करते जा रहे थे। जो मिशन अक्टूबर 1991 को खत्म होना था, उसके खत्म होने के कोई आसार दिख ही नहीं रहे थे, और तभी 25 दिसंबर 1991 के दिन खराब हालत के चलते मिखाइल गोर्बाचोव ने इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ 15 अलग अलग देशों में विभाजित हो गया, जिसमें से सोवियत स्पेस एजेंसी जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं रूस के अंतर्गत आ गई और मीर स्पेस स्टेशन भी रूस का ही हो गया। अब दोस्तों, इसी बीच अंतरिक्ष में सर्गी की शारीरिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी और उनके शरीर से ग्रेविटेशनल चेंज के चलते कैल्शियम लगातार कम हो रहा था और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मस्कुलर स्ट्रेंथ नियर टू न्यूट्रल आ गई थी। उन्होंने बताया कि जनवरी 1992 में उनकी मानसिक स्थिति उस अंतिम कगार तक पहुंच गई थी कि उनके जहन में खुदकुशी करने तक के ख्याल आने लगे थे। लेकिन तभी फरवरी के पहले हफ्ते में उन तक खबर पहुंचाई गई कि जल्द से जल्द उन्हें धरती पर लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 1 से 2 महीने में उन्हें धरती पर ले आया जाएगा। और इस खबर को सुनने के बाद अंततः सर्गी के निर्जीव शरीर ने महीनों बाद खुशी की सांस ली। इतने महीने अंतरिक्ष में सुनसान और असहाय बिना किसी उम्मीद के साथ गुजारने के बाद उनके जहन में यहाँ से भागने के अलावा और कोई ख्याल नहीं आ रहा था। और जैसे ही 25 मार्च 1992 के दिन वो धरती पर वापस आए, उन्हें अपने परिवार वालों से मिलने के अलावा और दुनिया में कुछ भी जरूरी नहीं लग रहा था। हालांकि उन्हें इस बात का दुख जरूर था कि जिस देश के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, अंततः वो देश विभाजित हो गया था। लेकिन फिर भी वो खुश थे क्योंकि वो वापस जिंदा धरती पर लौट पाए। लगभग धरती के 5000 चक्कर और 312 दिन
अंतरिक्ष में गुजारने के बाद जब उनका चेकअप किया गया तो ये पाया गया कि उनकी मेडिकल कंडीशन इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि अगर वह 2 हफ्ते भी अंतरिक्ष में और रह लेते तो शायद उनके पैर हमेशा के लिए धरती में चलने लायक ना रहते। लेकिन भाग्य के सहारे समय रहते वो धरती पर लौट आए और अब इसके अलावा उन्हें अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए था। खैर, अब इतना सब कुछ झेलने के बाद और 10 महीने तक किसी बुरे सपने की तरह अंतरिक्ष में रहने के बावजूद उनके दिल में उनके डेडिकेशन को लेकर प्यार कम नहीं हुआ और वो कुछ महीनों बाद वापस से नए मिशन में जाने के लिए तैयार भी हो गए। और उनके इसी सब्र और कंट्रीब्यूशन के चलते रॉसकॉस्मोस ने सम्मानजनक तौर पर उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सबसे पहली क्रू का सदस्य नियुक्त करके भी भेजा था, जिससे वो एक बार फिर से एक गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बने। वैसे दोस्तों, क्या कभी आप भी अंतरिक्ष में 10 महीने अकेले गुजारना पसंद करेंगे? हाँ या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना कि आखिर वो पहला इंसान कौन था जो स्पेस की सैर में गया था। आपके पास ऑप्शंस हैं, नंबर 1 यूरी गैगरिन, नंबर 2 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर 3 माइकल कॉलिंस या फिर नंबर 4 राकेश शर्मा। अपने अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।